में जहां हम आपके न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज़ के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेड्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास शो कमोडिटी निवेश। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवरा हैं, हेड ऑफ रिसर्च है कुबरजी ग्रुप से। वीरेन वकील साहब हैं, कमोडिटी कंसल्टेंट, पैराडाइम कमोडिटी। साथ ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं ऋषि नथानी जी, सीबीओ हैं MCX के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात आपसे ही होगी ऋषि जी। जिस तरह से कमोडिटी ऑप्शंस को लेकर दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है ट्रेडर्स की, क्या हो रहा है सर? क्या आप लोगों की जो लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम का नतीजा है या कमोडिटी मार्केट पे फोकस बढ़ा है? क्रिप्टो में कमजोरी आई है, एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास की तरफ पैसा आ रहा है और ऑप्शंस उनको लग रहा है कि एक बढ़िया टूल है हेजिंग के लिए भी और सस्ता भी है। क्या वजह है कि तमाम जितने भी, चाहे वो नेचुरल गैस हो, क्रूड हो, गोल्ड मिनी 6 महीने का पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ भी ज़बरदस्त रिकॉर्ड वॉल्यूम है। सिल्वर के मेन कॉन्ट्रैक्ट 30 kg के कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शंस में भी रिकॉर्ड वॉल्यूम है। क्या वजह है और किस तरह के लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है ऋषि जी? हाँ, तो नमस्कार। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि इसी महीने नवंबर में हमने 6 नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। पहले तो 1 नवंबर को हमने सिल्वर मिनी में नया रिकॉर्ड किया था, नया हाई किया था, 121 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। उसके बाद 15 नवंबर को हमने ऑप्शंस में ऑल टाइम हाई किया है, टर्नओवर 83,922 करोड़ का। और उसी दिन ओवरऑल भी हमारा वॉल्यूम सीटीटी के बाद हाईएस्ट रहा, 1,12,000 करोड़ का। उसके बाद 18 नवंबर को गोल्ड मिनी में भी 513 करोड़ का ऑल टाइम हाई वॉल्यूम रहा है। 22 नवंबर को नेचुरल गैस में 25,283 करोड़ का रहा है। और 23 नवंबर को सिल्वर के जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट है 30 किलो का, उसमें 1619 करोड़ का रहा है। तो ये जो आपने कहा कि ऑप्शंस में काफी लोगों की दिलचस्पी आई है और इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन उभर के आ रहा है, तो बात सही है। अब जहां तक सवाल रहता है कि ये क्यों है, कैसे है, तो देखिए, क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है हमारे मार्केट का। मैं तो यही कहूंगा कि कमोडिटी मार्केट का समय आ रहा है। जैसे विश्व में कमोडिटी मार्केट्स में काफी ट्रेड होते हैं और बहुत बड़े हैं कमोडिटी मार्केट्स, इंडिया में हम थोड़े लेट आए इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। 10 वर्ष पूर्व आए, सॉरी 10 वर्ष पश्चात आए इक्विटी मार्केट्स के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के कारण। तो इसके कारण थोड़ा सा कैचअप प्ले कर रहे हैं। बट जैसे जैसे समय आ रहा है कमोडिटी मार्केट्स में भी अच्छा पार्टिसिपेशन सामने आ रहा है। और जैसे आपने कहा कि एक ऑप्शंस एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को कम रिस्क में एक एक्सपोजर लेने के लिए, तो वो भी कारण हो सकता है। फ्यूचर्स अपना पर्पस सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस अपना पर्पस सॉल्व करते हैं, बट लोकप्रियता अभी ऑप्शंस के प्रति लोगों की और जाग रही है। यानी हेजिंग के लिए इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप बायर हैं और आपको सिर्फ प्रीमियम का यहाँ पर भुगतान करना है, आपके पास प्रॉफिट की अनलिमिटेड गुंजाइश है और रिस्क लिमिटेड आपके प्रीमियम तक है, तो डेफिनेटली एक अच्छा टूल्स है। और अगर आप हाजिर में आपका कारोबार है तो यहाँ आप आकर हेज कर सकते हैं। एक बढ़िया विकल्प आपके लिए ऑप्शंस के जरिए मिल जाता है। सर, ऑप्शंस का दायरा क्या आगे और बढ़ाने की तैयारी है? कुछ और नए प्रोडक्ट ऑप्शंस के टूल्स में ऐड किए जा सकते हैं क्या आने वाले समय में? देखिए, जरूर जब भी जो परिस्थिति रहेगी उसके हिसाब से हम उस परिस्थिति को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स मार्केट के लायक हो सकते हैं। और जरूर फिर रेगुलेटर की अनुमति के साथ हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की चेष्टा जरूर करेंगे। और जैसे आपने बहुत सही कहा कि कोई हेजर जो है, कि कई बार क्या होते हैं, हेजर भी काफी आ रहे हैं ऑप्शंस में, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई डाउन साइड मेरा ऑप्शंस के जरिए से कैप हो जाए और अपसाइड मेरे पास रह जाए, तो बहुत लोग उस कारण से भी ऑप्शंस के प्रति आते हैं। ऋषि जी, अब मेरा अगला सवाल होगा इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन की। हालांकि बहुत ज़्यादा एक लार्जर तौर पे तो नहीं हो रहा है, तो क्या लग रहा है किस तरह से आप लोग पिच कर रहे हैं और किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को और बढ़ाया जाए? हालांकि ऑलरेडी आप रिकॉर्ड वॉल्यूम क्लॉक कर रहे हैं तमाम चैलेंजेस के बाद भी, उसके बाद भी अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर किस तरह से फोकस है और किस तरह से इसे बढ़ाने की तैयारी है?
दिन के हम एवरेज में 3 से 4 अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं। जहां तक पार्टिसिपेशन का सवाल है, सिर्फ रिटेल नहीं है, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन भी है हमारे एक्सचेंज पे। और हम यही देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हर तबके के लोग आए, चाहे एक्सपोर्टर हो, इम्पोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कंज्यूमर हो, कॉर्पोरेट हेजर हो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, हर लोग, हर प्रकार के लोग आए और इस मार्केट से जुड़े। शुक्रिया ऋषि जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि किस तरह से यहाँ पर ऑप्शंस का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। और यही नहीं, रिकॉर्ड टर्नओवर हो रहा है, रिकॉर्ड वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तमाम चैलेंजेस के बाद भी कमोडिटी मार्केट में अब अच्छी रिकवरी दिख रही है, एक बेहतर रिकवरी पाथ पे आ रही है। और नवंबर का महीना तो गोल्डन महीना इनके लिए रहा है, 6 नए रिकॉर्ड बने हैं वॉल्यूम टर्नओवर के फ्रंट पर। शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका। चलिए वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं और बात आज चांदी से करते हैं। बीरेंद्र सर, क्या लग रहा है, चांदी में कल भी अच्छी तेजी दिखी, आज भी अच्छी तेजी है, क्या करना चाहिए? और ऑप्शंस भी जहां रिकॉर्ड वॉल्यूम वहां पर क्लॉक हो रहा है, क्या ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर 30 kg के भी कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर गोल्ड मिनी के जरिए? क्या लग रहा है कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? सिल्वर में थोड़ा रिस्क ऑन रैली है। वैसे तो 4 दिन का जो मिनी वेकेशन है, तो थोड़ा सा ये फ्री पीरियड मिल गया है रिटेल पार्टिसिपेंट्स को। यहाँ से आगे शायद 63,000 तक मार्केट जा सकता है। बट मेरा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सेल साइड का है। तो जो इंट्राडे या 1-2 दिन के कारोबार करना है तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 61,300। और जिनको पोजिशनली प्ले करना है तो ये जो करंट रैली है वो जहाँ एग्जॉस्ट हो जाए वहाँ फिर शॉर्ट साइड जाने का चांस लेना चाहिए। और जो पेरेनियल हेजर है, मीन्स हमेशा हेज करते हैं, तो फिजिकल के फ्यूचर बेचना वो तो ऑलवेज ओपन यहाँ होता ही है, कभी भी आप इसमें काम कर सकते हो। चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। रवि जी, कॉपर में इनको क्या सलाह देंगे? कॉपर आज आधे % के आसपास ऊपर है, 678 पे, 678 पे, क्या करना चाहिए यहाँ पे? जरूर से बेस मेटल्स में आज डॉलर इंडेक्स की वजह से थोड़ा ग्रीन जोन में कारोबार हो रहा है। हालांकि चाइना से जो न्यूज आ रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहे, वो एक इंडिकेशन है कि आगे जाके थोड़ा मेटल्स की डिमांड को आउटलुक को लेके थोड़े कंसर्न्स रहेंगे। एंड वैसे भी जो प्रॉब्लम दूसरे मेटल्स में थी, लाइक जिंक में एलएमई की इन्वेंट्री की, इतना ज्यादा प्रॉब्लम इन्वेंट्री का है नहीं। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी वहां पे बेटर हो सकती है। 680 के जितने करीब मिले बेच के चले, 684 का एक स्टॉप लॉस लगाए। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 670 तक के लेवल आ सकते हैं। आज 2 बड़े सिटी जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2 CR है वो आज लॉकडाउन में गए। वैसे कई सिटी ऐड होने की संभावना अभी बन रहे, तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में प्रेशर बना रहेगा। चलिए अब अगले दर्शक हमारे साथ दीपक सक्सेना है। इंट्राडे के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? वीरेंद्र सर, इंट्राडे के लिए गोल्ड में किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए आज? 953,000 के आसपास मिले तो दिसंबर गोल्ड शॉर्ट कर सकते हैं। 53,350 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 52,400-500 के आसपास का लक्ष्य रख सकते हैं। Sort of got damaged, and we don't know what would have been the impact on so many other crops, etc. Then we have just recently the Pakistan floods, which was in the news, and it's something that could quite easily happen to India, in another month or another year. So global warming, is not something that's something to be, in a spatial manner. It's something very far away. It's not going to hit me. Or people like me, I am from Bombay. I have a house, quite near the sea. So my wife keeps saying, global warming में पानी ऊपर के आएगा, पता नहीं वर्सोवा में, बिल्डिंग का क्या होगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पवाई में जाना चाहिए, पूना में जाना चाहिए. So this is also a point that all of us think कितने साल में होगा? 15-20 साल के बाद होगा. 15-20 साल बहुत टाइम दूर की बात है, तब देखेंगे. So this whole thing about in time and space, this warming global climate change is not something that we have taken very seriously. Now, when we look at the statistics of, I'm just talking about human beings, and and the Honorable Minister will sort of have a point of view on this. We are 8 billion people. India is 1.4 billion people. If you see the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, which is the area where heat-related, global warming related problems are going to be much more than
other places. I mean, of course, it's going to impact other places also, but the climate impact is going to be so severe that some of these places are going to be difficult to live in. Now, if you look at the total, the map, around the map, many parts of it is ocean, a large part of it is Sahara, and therefore human habitation is less. When you look at the total human population in this area, about 400 million is in northern part of South America, which is the Amazon, etc. About 100 million is in the sub-Saharan Africa, which is that makes it 500 million. Another 600 to 650 million, almost 0.7 billion, is Southeast Asia. And South Asia has totally 2 billion people. So the total of 3 billion human beings who are going to get impacted, 2 billion are in South Asia and 1.5 billion are in India. I'm talking about over the next 5-10 years. So 50% of the human problem of global warming in terms of the real impact is going to be in India. So we at Times Network propose to, in fact, over a period, start, popularizing this term India warming, because we feel that India action is way more, imminently required. And it also means that it probably could be an opportunity, because if we do that early enough and for such a large market, that could be an opportunity. So this is in that context that I wanted to sort of, open this up, sir. So as I said, I have, basically 3 areas. When we look at this whole global warming thing and India being so important and India being such a in the crosshairs of climate change, as I would say, we expected, the so-called National Action Plan for Climate Change, which is the government of India's, a major action plan, which I think was started in 2008 or so, and it is currently, it has 8 different missions on solar energy, on general energy, on habitat, on water, on the Himalayan ecosystem, greening India, sustainable agriculture, and a mission called a strategic knowledge. Now, when I looked at it, I realized that this is operating under multiple ministries. There is science and technology, there is environment, there is agriculture. There's multiple ministries which are involved in this. My question, sir, and you can take that and sort of give a lot more than what I'm asking you, is isn't it time that the Environment Ministry becomes a sort of a superpower amongst all these ministries in this particular commission, this particular effort? Thank you very much. क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, इसकी प्रॉब्लम भी ह्यूमन है, और अगर धरती को खतरा है तो केवल ह्यूमन बीइंग को नहीं है, धरती पे रहने वाले सब लोगों को है। नेचर का अपना एक बैलेंस का सिस्टम है। ये 2022 स्टॉकहोम 50 का ईयर है। 1972 में पहली बार दुनिया ने स्टॉकहोम में आकर के ये चिंता करी थी कि जिस प्रकार की औद्योगिक क्रांति से मनुष्य निकला है और उससे जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उससे धरती का तापमान बढ़ने वाला है। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने हिस्टोरिकली अपने यहाँ कार्बन एमिशन करके जो धरती का टेम्परेचर पिछले लाखों सालों में नहीं बढ़ा, उतना अकेला पिछले 100 वर्ष में बढ़ा है। और जितनी भी जलवायु की चुनौतियां हैं, ये उस तापमान बढ़ने के कारण है। वैज्ञानिकों का आईपीसीसी की रिपोर्ट का अध्ययन ये बताता है कि चाहे गर्म हवा हो, चाहे अधिक बारिश हो, चाहे ग्लेशियर का पिघलना हो, ये सब उसका इम्पैक्ट है। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना ही नहीं है। इसके साथ साथ जो शुरू में फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। और तीसरा जो विषय है, जो हमारा फ्लोरा और फोना है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसका भी जो सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए, उसको भी जो थ्रेट है, उसके कारण भी एक इम्बैलेंस होने का खतरा है। और इसलिए समस्या ग्लोबल है और इसका समाधान भी वहीं से संभव है, क्योंकि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिन्होंने इस औद्योगिक क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई है,
उन्होंने सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली एमिशन किया है और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसके लिए कंपनसेट करें। और अगर हमें दुनिया में नई रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे आना है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के दो बड़े प्रिंसिपल हैं, पहला क्लाइमेट जस्टिस और दूसरा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR। तो हर आदमी को डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए एनर्जी का पाने का अधिकार हो, और एनर्जी अब दुनिया में रिन्यूएबल पे जितना हम जाएंगे उतना ही दुनिया को गर्म होने से बचा सकेंगे, और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए। उसके साथ ही साथ जो डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है और बायोडायवर्सिटी की थ्रेट को भी बचाया जाए। भारत सरकार ने जो नेशनल स्तर पर जो क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है, उसको केवल विभिन्न मंत्रालय लागू नहीं करते, राज्य सरकारें भी लागू करती हैं। हर स्टेट का भी अपना एक एक्शन प्लान होता है, और इसलिए भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो अपने NDCs, जिसको नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने पेरिस में जो अपने NDC घोषित किए उसको प्राप्त भी किया। हमने कहा कि हम रिन्यूएबल के सेक्टर में 175 गीगावाट का उत्पादन करेंगे। हमने 9 वर्ष पहले उस लक्ष्य को प्राप्त किया। हमने कहा कि हम 30 से 33% कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे, उसको हमने प्राप्त किया। और एनहेंस NDC अभी सबमिट करने वाले देशों में दुनिया में 30 ही देशों ने सबमिट किया, उसमें से भारत एक है। उसके साथ ही साथ पिछली बार ग्लासगो में जब ये कहा गया था कि दुनिया के सब देश इस प्रोसेस में कब नेट जीरो पे आएंगे, उसका डिक्लेरेशन करें, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने भारत को 2070 तक नेट जीरो घोषित करने का लक्ष्य किया। तो ये थे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो जिस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर बात करते हुए टाइम्स नाउ समिट में। चलिए वापस लौटते हैं हम अपने कमोडिटी शो में, कमोडिटी निवेश में, जहां पर हम दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं वापस से। हमारे साथ प्रशांत है आसनसोल बंगाल से। इनका सवाल है कि क्रूड इन्होंने 88 लॉट 6,672 रुपये पर और नेचुरल गैस 88 लॉट 551 रुपये पर लॉन्ग कर रखा है। रवि जी, क्या सलाह है इनको? क्रूड भी लॉन्ग है, NG भी लॉन्ग है, काफ़ी हेवी पोजीशन है, क्या करना चाहिए इनको? सबसे पहले जो आपने शो की शुरुआत की उसमें जो ऑप्शन का शुरुआत किया था, आई थिंक कि वही करना चाहिए। अगर आपका पोजीशन आपको लार्ज रखना है, क्वांटिटी आपको बड़ी रखनी है, तो आप ऑप्शन थ्रू करें, क्योंकि फ्यूचर्स में काफी वोलेटिलिटी है। अब आपके प्राइस से काफी नीचे क्रूड आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉट पे होल्ड करें एंड नेक्स्ट मंथ का जो 6400 का पुट ऑप्शन एक बाय कर ले, तो आपको एक सेफ्टी मिलेगी एंड दोनों पोजीशन होल्ड करें। पुट ऑप्शन को आपको एडिशनल खर्च आएगा 340-350 रुपए। तो मुझे लग रहा है कि आपकी पोजीशन होल्ड करके आप पुट ऑप्शन बाय करके एक बार आपकी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इतने लॉस में निकलना एडवाइजेबल नहीं है। और साथ में नेचुरल गैस में 620 के करीब प्राइस चल रहा है। अगर 630-635 के करीब आता है तो एक बार वहां पे आप एग्जिट हो जाए। मुझे ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिख रहे, तो हायर लेवल पे वहां पे सेफ होना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। यानी नेचुरल गैस में मुनाफा वसूली की सलाह है और क्रूड में आप पुट के जरिए हेजिंग की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगले दर्शक है रोहित है झांसी से। 8 लॉट क्रूड है इनके पास 6,800 पे। बीरेन सर, क्या करना चाहिए? लॉन्ग है 6,800 पे क्रूड। जैसे रवि भाई ने बताया कि इसमें ऑप्शंस काफी मदद कर सकते हैं रिस्क प्रोटेक्शन में। इनकी पोजीशन अभी ऑलरेडी मेरे हिसाब से 500 रुपया अनफेवर में चल रही है। क्रूड की वोलेटिलिटी देखते हुए इसमें 200-250 रुपया, मैक्सिमम 300 रुपया का एसएल होना चाहिए। तो अभी ये पोजीशन काफी डीप चल रही है, तो इसको एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए अब एक शुगर की एक अहम खबर है, उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस्मा के हमारे पास एस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। विठलानी जी, सर इस्मा का जो बयान आ रहा है कि वो सेकेंड ट्रांच की भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द यहाँ पर
कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए, 60 लाख टन का हालांकि सरकार की तरफ से कोटा है, तो आप लोग एस्टा की तरफ से आप लोगों की डिमांड क्या है? आप लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए? ऐसा है कि कोटा काफी 2-3 महीने के डिस्कशन के बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, अभी एक 15-20 दिन पहले ही कोटा 60 लाख टन का दिया गया है। तो ये सभी की हियरिंग इस्मा, आइस्ता, नेशनल फेडरेशन, विस्मा और सभी एसोसिएशन के हियरिंग 2-3 बार होने के बाद किया गया है। तो इसमें ऐसा है कि आइस्ता का तो हमारा स्टैंड इतना ही है कि जब भी यानी जो अक्टूबर से सितंबर का जो ईयर है, शुगर ईयर कहा जाता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च का होता है, तो हमारे पास 60 लाख टन यानी 6 मिलियन टन क्लोजिंग स्टॉक हर एक सीजन के टाइम पे होना चाहिए। ये हमारी एक व्यू है एसोसिएशन की। दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल के सभी शुगर इंडस्ट्रीज मिलों को उनका 1 अक्टूबर 2022 को स्टॉक कितना है, ये रिटर्न्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर से सर्टिफाइड करके मंगाई हुई है। तो ये ओपनिंग स्टॉक कितना है बेस वो होना चाहिए एक, और दूसरा जो है कि 360 लाख टन का प्रोडक्शन की उम्मीद है। सबके नंबर तो एक ही आ रहे हैं, पर लास्ट 8-10 साल में देखा गया है कि जो फिगर फरवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी के लास्ट वीक में दिए जाते हैं उसमें एरर के चांसेस हार्डली 1% रहता है, और बाकी 5 से लेके 15% के एरर के चांसेस रहते हैं। तो ये देखते हुए जब हमें ऐसा लग रहा है कि 20 जनवरी लास्ट वीक या फरवरी में सेकंड ट्रंच गवर्नमेंट सब ये एक्सेस करके और इसका क्लियर एक ये देख के दिया जाएगा। जनवरी फरवरी में नेक्स्ट ट्रांच का ऐलान हो सकता है। सर अब अगला सवाल होगा कि अब तक जो 60 लाख टन की जो अनुमति मिली है उसमें से कितने कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं एक्सपोर्ट के? इसमें कॉन्ट्रैक्ट 42 लाख टन के हो चुके हैं। ओके, 42 लाख टन के आसपास के हो चुके हैं। और सर घरेलू खपत क्या इस बार भी 275-80 के आसपास, या आप लोग को लग रहा है कि इससे ज्यादा भी खपत रह सकता है? 280 का हमारा अवलंकन है। ओके, तो 275-80 और इस साल का ही सिर्फ उत्पादन देखें तो 85 से 90 लाख टन के आसपास का तो सरप्लस है, और इस बार का जो बफर स्टॉक है वही मान लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक अगर रह जाए तो क्या रूम है कि 90 लाख टन भी एक्सपोर्ट की इजाजत में दी जा सकती है? ना, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये काफी अर्ली होगा जब पता चले कि कितना ओपनिंग स्टॉक है 1 अक्टूबर 2022 का कंफर्म, और प्रोडक्शन के नंबर कितने हो गए। ये बेस पे हम 1 अक्टूबर 2023 का अनुमान लगा सकते हैं, और इस बेस पे फिलहाल एक बात जरूर है कि 1 मिलियन टन एडिशनल अभी भी दे सकती है गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट ने ये तो हियरिंग करने के बाद 6 मिलियन टन का दिया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट तुरंत, यानी आज नवंबर है तो दिसंबर में इसका रीलोकेट कर देवे, ज्यादा दे देवे, ये सब चीज की उम्मीद मुझे हमें कम लग रही है इस चीज को। तो बिल्कुल सर, आपने एक बात अच्छी कही कि जनवरी फरवरी के महीने तक पूरी सफाई आ जाएगी, किस तरह का उत्पादन का नंबर होगा जहां पर एरर की गुंजाइश बिल्कुल बहुत कम रहेगी, तब समय होगा कि फिर आप नेक्स्ट ट्रांच की घोषणा करें। शुक्रिया सर। ऐसा है कि ये चीजें ऐसी होती है ये कमोडिटी में कि आप अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर लो, हाँ, और भला न करे। देखिए कैसा है कि 310 लाख टन का उत्पादन होगा लास्ट सीजन में, चाहे इस्मा हो कोई भी हो, सब लोग एक ही बात कर रहे थे, और 360 का हो गया। बिल्कुल, अब हम 360 का कह रहे और कहीं 342 का हो गया, जी, और कोई ऐसी नौबत आवे कि ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया और फिर री इम्पोर्ट करना पड़े, तो वर्ल्ड मार्केट में शुगर है ही नहीं जी, कि वो फिजिकल शॉर्टेज चल रही है आजकल, और हमें इंपोर्ट करना पड़े तो वर्ल्ड मार्केट इतनी ऊपर चली जाएगी कि इंडिया का इतना हाई पॉपुलेशन वाला देश इंपोर्ट कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए, सबके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। ओके, तो हर एक चीज को देख के अवलंकन करके करना अच्छा रहेगा। ओके, यानी प्रूडेंट डिसीजन है, जो मौजूदा माहौल है उसके हिसाब से अभी फिलहाल कोटा तय किया गया है, बाकी आगे बढ़ाया भी जा सकता है। शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। वीरेंद्र सर आपका, रवि जी आपका, आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं हो पाई टाइम्स नाउ समिट की वजह से, लेकिन आपसे आगे बात हम करते रहेंगे, और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सवाल पूछे। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।
powered by NCDEX IPFT Trust.